नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है के स्टोरी इंडिया में। आज हम बात करेंगे मणिपुर पर। भारत का उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर। एक जमाना था जब इसे भारत का गहना कहा जाता था। पहाड़ों की गोद में बसा ये छोटा सा राज्य अपनी संस्कृति के लिए, अपने नृत्य के लिए, अपने रंग बिरंगे त्योहारों के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग चाहे घाटी के हों या पहाड़ के, सदियों से साथ रहते आए थे। लेकिन 3 मई 2023 को सब बदल गया। उस दिन एक आग लगी जो आज भी बुझी नहीं है। 260 से ज्यादा जाने गई हैं। 60,000 से अधिक लोग अपने घरों से बेघर हो गए। 4,786 घर जलाकर राख कर दिए गए। 386 धार्मिक स्थल, मंदिर और चर्च दोनों तोड़े और जलाए गए। हजारों हथियार लूट लिए गए। ये सिर्फ एक सांप्रदायिक दंगा नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता का संकट है। ये भारत के एक राज्य का धीरे धीरे टूटना है। आज हम आपको वो पूरी कहानी बताएंगे जो शायद आपने अखबारों में नहीं पढ़ी, टीवी पर नहीं देखी। ये है मणिपुर की असली दास्तान। 3 साल बीत चुके हैं और मणिपुर अभी भी जल रहा है। पहले ये समझते हैं कि मणिपुर है क्या। मणिपुर भारत के उत्तर पूर्व का एक छोटा राज्य। क्षेत्रफल लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर। आबादी करीब 28 लाख। म्यांमार के साथ 400 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। लेकिन इस राज्य को समझने के लिए एक बात सबसे जरूरी है। यहाँ दो अलग अलग भूगोल हैं और दो अलग अलग दुनियाएं हैं। पहली दुनिया है इम्फाल घाटी। ये राज्य की कुल जमीन का सिर्फ 10% है, लेकिन यहाँ रहती है 57% आबादी। ये मेइतेई समुदाय का इलाका है, जो ज्यादातर हिंदू हैं। राज्य की राजधानी इम्फाल यहीं है। राजनीति, नौकरशाही, व्यापार सब यहीं से चलता है। दूसरी दुनिया है पहाड़ी क्षेत्र। ये राज्य की कुल जमीन का 90% है, लेकिन यहाँ रहती है सिर्फ 43% आबादी। यहाँ बसते हैं कुकी जो और नागा समुदाय, जो ज्यादातर ईसाई हैं। इन्हें भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है। आजादी के बाद से ही इस राज्य में एक असंतुलन था। मेइतेई समुदाय घाटी में रहता था। राजनीति और प्रशासन पर उनकी मजबूत पकड़ थी, लेकिन उनके पास एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा नहीं था। इसका मतलब था कि वे पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते थे। दूसरी तरफ कुकी जो और नागा समुदायों के पास एसटी का दर्जा था। इससे उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता था, शिक्षा में विशेष सुविधाएं मिलती थीं, और सबसे जरूरी बात, उनकी पहाड़ी जमीन की सुरक्षा होती थी। ये असंतुलन दशकों से था। दोनों समुदाय एक दूसरे के साथ रहते जरूर थे, लेकिन एक अंदरूनी तनाव हमेशा बना रहता था। ऊपर से एक और समस्या थी, पहाड़ों में अलग अलग सशस्त्र संगठन। 2008 में कुछ कुकी संगठनों ने केंद्र सरकार से सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता किया था। हथियार रखेंगे लेकिन हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन ये बातचीत कभी फलीभूत नहीं हुई। और फिर 2023 में वो घड़ी आई जिसने सब बदल दिया। 14 अप्रैल 2023, बैसाखी का दिन। उस दिन मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया। आदेश में कहा गया, राज्य सरकार ये विचार करे कि मैतेई समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। ये आदेश एक बम की तरह फटा। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकीजो और नागा समुदायों के लिए ये सबसे बड़ा डर था। उनका सवाल था, अगर मैतेई को एसटी दर्जा मिल गया तो क्या होगा? वे पहाड़ी जमीन खरीद सकेंगे, धीरे धीरे हमारी जमीन हमसे छिन जाएगी, हमारे जंगल चले जाएंगे, हमारे गांव खत्म हो जाएंगे और हमारी सदियों पुरानी पहचान मिट जाएगी। ये डर सिर्फ आर्थिक नहीं था, ये अस्तित्व का डर था। 3 मई 2023, चुराचांदपुर जिले में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने एक विशाल रैली बुलाई, ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च। मैदान में हजारों लोग थे, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, सब एकजुट। रैली शांतिपूर्ण थी, लेकिन उसी दिन कुछ जगहों पर तनाव शुरू हुआ। शाम होते होते आग लग गई, पहले एक गांव में, फिर दूसरे में। मैतेई और कुकी जो के बीच झड़पें शुरू हुईं, घर जलाए गए, लोग भागने लगे। रात के अंधेरे में परिवार अपना सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। देखते देखते पूरे मणिपुर में हिंसा फैल गई। पुलिस थानों पर हमले हुए, हजारों बंदूकें और गोला बारूद लूट लिए गए। अब जनता के हाथ में सरकारी हथियार थे। इंटरनेट बंद कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। उन पहले कुछ दिनों में ही दर्जनों लोग मारे गए, हजारों घर जल गए और दो समुदाय जो सदियों से एक दूसरे के पड़ोसी थे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कुकी जो पहाड़ी की तरफ भाग गया,
मैतेई घाटी में सिमट गए। बीच में खिंच गई एक अदृश्य रेखा, जिसे पार करना अब मौत को बुलावा देना था। मणिपुर 2 टुकड़ों में बंट गया और तब से 3 साल बीत गए हैं, लेकिन वो रेखा आज भी कायम है। 7 अप्रैल 2026 को एक बार फिर बिष्णुपुर जिले में एक बम ब्लास्ट में 2 बच्चों की जान गई। 5 साल का एक बच्चा, 6 साल की एक बच्ची। उनके पिता सीमा सुरक्षा बल में तैनात थे। मणिपुर अभी भी जल रहा है। अब बात करते हैं उस दर्द की जो नंबरों में नहीं समाता, लेकिन नंबर ही उसकी गहराई बताते हैं। 260 से ज्यादा मौतें, और ये सरकारी आंकड़ा है। असली संख्या शायद इससे कहीं ज्यादा है। 60,000 से अधिक लोग बेघर, जो राहत शिविरों में रह रहे हैं। 2 साल से ज्यादा तंबुओं में। 4,786 घर जलाकर राख कर दिए गए। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये लोगों की जिंदगियां थीं, उनकी यादें थीं, उनका भविष्य था। 386 धर्मस्थल नष्ट किए गए, मंदिर भी, चर्च भी। जब धर्मस्थल जलते हैं तो समझ लीजिए कि समाज कहां पहुंच गया है। 1,000 से ज्यादा लोग घायल, 32 लोग लापता, जिनका आज तक कोई पता नहीं। 250 से अधिक CAPF कंपनियां, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की, मणिपुर में तैनात हैं। ये दक्षिण एशिया के सबसे सैन्यकृत इलाकों में से बना देता है इस राज्य को। आज मणिपुर में 2 अलग अलग दुनियाएं हैं, और उनके बीच है एक बफर जोन। ये बफर जोन सरकारी सेनाओं की निगरानी में है। ना मैतेई इधर जा सकता है, ना कुकी जो उधर। जो किसान पहले अपने खेतों में जाते थे, वे खेत अब बफर जोन में हैं। वे खेत जोत नहीं सकते, फसल नहीं उगा सकते, परिवार भूखा है। जो बच्चे पहले एक स्कूल में पढ़ते थे, वे स्कूल बंद हैं या दूसरे समुदाय के इलाके में हैं। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। जो दुकानदार पहले सुबह दुकान खोलते थे, वे दुकानें आज वीरान हैं, बाजार ठप है, रोजगार गया। मणिपुर की अर्थव्यवस्था जो पहले ही कमजोर थी, अब और टूट चुकी है। और वो 60,000 लोग जो राहत शिविरों में हैं, वे सुबह उठते हैं एक तंबू में, नहाने के लिए लंबी लाइन, खाने के लिए सरकारी राशन जो कभी आता है कभी नहीं। उनके बच्चे जो 2 साल पहले अपने घरों में सो रहे थे, आज एक कमरे में 15-20 लोगों के साथ रह रहे हैं। बुजुर्ग माँ बाप जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत करके घर बनाया था, वो घर राख हो गया। और सबसे बड़ा दर्द, उनका घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। ये है मणिपुर का असल जख्म। लेकिन रुकिए, क्या सच में एक अदालती आदेश से इतना बड़ा तूफान आ गया? नहीं, वो आदेश तो बस एक चिंगारी था, लेकिन ईंधन बरसों से जमा हो रहा था। कई परतें हैं इस संकट की। आइए एक एक करके उघाड़ते हैं। कारण 1, जमीन, पहचान और अस्तित्व का संघर्ष। मणिपुर में एक पुराना कानून है जिसके तहत मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते। ये कानून इसलिए बनाया गया था ताकि आदिवासी समुदायों की जमीन सुरक्षित रहे। लेकिन मैतेई समुदाय इसे अन्याय मानता है। उनका कहना है, हम इसी राज्य के नागरिक हैं, फिर हम अपने ही राज्य में जमीन क्यों नहीं खरीद सकते? दूसरी तरफ कुकीजो का तर्क है, ये जमीन हमारी है, हमारे पुरखों की है। अगर मैतेई यहां जमीन खरीदने लगे तो धीरे धीरे हम अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, ये पहचान का झगड़ा है, ये अस्तित्व का संघर्ष है। और जब लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं तो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। कारण 2, अफीम, नशा और म्यांमार का कनेक्शन। मणिपुर एक खास जगह पर है, गोल्डन ट्रायंगल के करीब। ये वो इलाका है जो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में फैला है और दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। मणिपुर की पहाड़ियों में पोस्ट की खेती, जिससे अफीम बनती है, बढ़ती जा रही थी। 2022-23 में मणिपुर सरकार ने पहाड़ी इलाकों में इस खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की। कुकीजो का कहना है, ये कार्रवाई हमें निशाना बनाने के लिए की जा रही थी। हमारी खेती, हमारी आजीविका छीनी जा रही थी, इसीलिए तनाव बढ़ा। दूसरी तरफ कुछ विश्लेषकों और सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रग नेटवर्क से जुड़े कुछ तत्व जानबूझकर हिंसा को हवा देते हैं। क्योंकि जब राज्य में अस्थिरता होती है, जब पुलिस और प्रशासन व्यस्त होता है, तब उनका ड्रग का धंधा बिना रोक टोक के चलता है। मणिपुर में हिंसा जितनी लंबी चलेगी, कुछ लोगों के लिए उतना फायदेमंद है। ये एक कड़वी सच्चाई है। कारण 3, म्यांमार का तख्तापलट और शरणार्थी संकट। फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ। वहां की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका और तब शुरू हुआ एक बड़ा मानवीय संकट।
म्यांमार में कुकी चिन समुदाय के हजारों लोग अत्याचारों से बचने के लिए सीमा पार करके मणिपुर आ गए। मेइतेई समुदाय का आरोप था ये अवैध घुसपैठ है, इन लोगों को यहां बसाया जा रहा है, इससे हमारे राज्य की जनसांख्यिकी बदल रही है, हमारे संसाधन कम हो रहे हैं। कुकी जो समुदाय का जवाब था, ये हमारे अपने भाई बहन हैं, नस्ली और सांस्कृतिक रूप से हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें दरवाजा कैसे बंद करें, वे अत्याचार से भाग रहे हैं। ये विवाद दोनों समुदायों के बीच पहले से मौजूद खाई को और गहरा करता गया। कारण 4, हथियारों की बाढ़। 3 मई 2023 को हिंसा शुरू होने के कुछ ही घंटों में भीड़ ने पुलिस थानों और सरकारी शस्त्रागारों पर हमला बोल दिया। हजारों बंदूकें, राइफलें, पिस्तौलें और भारी मात्रा में गोला बारूद लूट लिया गया। अब दोनों तरफ भारी हथियार थे। मेइतेई तरफ से 2 बड़े सशस्त्र संगठन उभरे, अरम्बाई तेंगोल और मेइतेई लिपुन। अरम्बाई तेंगोल में बताया जाता है कि 60,000 से ज्यादा कैडर हैं। कुकी जो की तरफ से भी सशस्त्र गुट सक्रिय हो गए। एक सुरक्षा विशेषज्ञ ने कहा था, अब मणिपुर में कोई पुलिस नहीं है, सिर्फ कुकी पुलिस है और मेइतेई पुलिस है। जब पुलिस और प्रशासन खुद बंट जाए तो कानून व्यवस्था का क्या होगा? और जब आम नागरिकों के हाथ में AK-47 हो तो शांति कहां से आएगी? कारण 5, राजनीति और सत्ता का खेल। मणिपुर के मुख्यमंत्री थे N बीरेन सिंह, बीजेपी के नेता, मेइतेई समुदाय से आते हैं। हिंसा शुरू होने के बाद कुकी जो समुदाय के 10 विधायकों ने, जिनमें बीजेपी के अपने सदस्य भी शामिल थे, एक संयुक्त बयान दिया। उनका आरोप था कि राज्य सरकार ने हिंसा को रोकने की बजाय उसे बढ़ावा दिया। फिर एक बड़ा खुलासा हुआ। एक ऑडियो टेप सामने आया जिसमें कथित तौर पर मुख्यमंत्री की आवाज थी, जो कुकी गांवों पर हमले की बात कर रही थी। एक स्वतंत्र फोरेंसिक लैब ने 93% संभावना बताई कि वो आवाज मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की है। सुप्रीम कोर्ट में ये टेप पहुंचा। देश में हंगामा मच गया। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने मणिपुर की दोनों सीटें गंवा दी, कांग्रेस ने जीती। इसे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की विफलता का जनादेश माना गया। नवंबर 2024 में नेशनल पीपल्स पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस लिया और 9 फरवरी 2025 को 20 महीने की हिंसा के बाद N बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उन्होंने एक भी बार जिम्मेदारी नहीं ली। अब सबसे जरूरी सवाल, सरकार ने क्या किया? आइए ईमानदारी से दोनों पहलू देखें। जो हुआ, केंद्र सरकार ने तेजी से 250 से ज्यादा CAPF कंपनियां मणिपुर में तैनात की। ये एक बड़ा कदम था। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। अदालत ने कहा, मणिपुर में कानून व्यवस्था का पूर्ण पतन हो चुका है, ये राज्य सरकार की विफलता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की निगरानी अपने हाथ में ली। मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने 6 जजों को मणिपुर भेजा, राहत शिविरों में जाकर विस्थापित लोगों से मिलने के लिए। 9 फरवरी 2025 को बीरेन सिंह का इस्तीफा और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 4 फरवरी 2026 को युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में नई बीजेपी सरकार बनी और 21 मार्च 2026 को 3 सालों में पहली बार मेइतेई और कुकी जो के प्रतिनिधि एक मेज पर बैठे। अब वो जो नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंसा शुरू होने के 16 महीने बाद सितंबर 2025 में मणिपुर गए। संसद में भी वे मणिपुर पर ज्यादा नहीं बोले। एक एक्टिविस्ट ने कहा, हमने प्रधानमंत्री से विनती की थी कि आइए, देखिए, सुनिए, लेकिन वे नहीं आए। सैकड़ों लोग मारे गए और दिल्ली से सन्नाटा रहा। 20 महीने की हिंसा में एक भी बड़ा नेता, एक भी मिलिशिया प्रमुख, किसी पर भी सफलतापूर्वक मुकदमा नहीं चला। अपराधी खुले घूम रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने साफ कहा है, बीरेन सिंह का इस्तीफा न्याय नहीं है। इंसाफ तब होगा जब दोषियों को सजा मिलेगी। 60,000 लोग आज भी शिविरों में हैं, 2 साल से ज्यादा हो गए। और हजारों लूटे गए हथियार जो 2023 में पुलिस थानों से चुराए गए, अभी भी लापता है। जब तक जनता के हाथ में हथियार है, हिंसा का खतरा हर पल बना रहेगा। अब वो सवाल जो सबसे जरूरी है, रास्ता कहां है? इस संकट से बाहर कैसे निकला जाए? विशेषज्ञ, पत्रकार और खुद मणिपुर के लोग सब कुछ रास्ते सुझाते हैं। आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है जवाबदेही।
जो लोगों ने घर जलाए, जिन्होंने मारकाट की, जिन मिलिशिया ने हमले किए, उन सबको कानून के सामने लाना होगा, चाहे वे मेटेई हों या कुकीज हो, चाहे वे आम नागरिक हों या नेता। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने साफ कहा है, जब तक दोषियों पर मुकदमा नहीं चलता, जब तक सजा नहीं मिलती, शांति सिर्फ एक शब्द है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, जो बिना किसी राजनीतिक दबाव के जांच करे। दूसरा जरूरी कदम, हथियार वापसी। हजारों लूटे गए हथियार अभी भी लापता हैं। दोनों तरफ के मिलिशिया के पास भारी हथियार हैं। केंद्र सरकार को एक सख्त अभियान चलाना होगा हथियार जमा करवाने का। जब तक जनता के हाथ में बंदूक है, तब तक कोई भी बातचीत टिकाऊ नहीं होगी। तीसरा और सबसे तात्कालिक मुद्दा, 60,000 विस्थापित लोगों की घर वापसी। ये आसान नहीं है। उनके घर जल गए हैं, उनके गांव नष्ट हो गए हैं, उनकी जमीन पर दूसरा कब्जा है। लेकिन इसके लिए एक ठोस चरणबद्ध योजना जरूरी है। घरों का पुनर्निर्माण, सुरक्षित वापसी का रास्ता, मुआवजा और सबसे जरूरी, उन लोगों को यकीन दिलाना कि वे अपने गांव वापस जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। जब तक ये नहीं होता, मणिपुर का घाव भरेगा नहीं। चौथा रास्ता, बातचीत। 21 मार्च 2026 को 3 सालों में पहली बार दोनों समुदायों के प्रतिनिधि मिले। ये एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक कदम था। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं, एक बैठक काफी नहीं है। बातचीत निरंतर होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए, और इसमें जमीन के अधिकार, आरक्षण, प्रशासनिक व्यवस्था, हर मुद्दे पर खुलकर बात होनी चाहिए। इतिहास में जब भी ऐसे संघर्षों का समाधान हुआ, वार्ता से हुआ। नागालैंड में दशकों की लड़ाई के बाद बातचीत हुई, मिजोरम में हुई, पंजाब में हुई, मणिपुर में भी होगी, लेकिन उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। पांचवा रास्ता, आर्थिक। मणिपुर में बेरोजगारी पहले से ही बड़ी समस्या थी। हिंसा के बाद अर्थव्यवस्था और चरमरा गई। जब युवाओं के पास काम नहीं होता तो वे बंदूक उठाते हैं। ये सिर्फ मणिपुर की नहीं, दुनिया भर की कहानी है। मणिपुर में पर्यटन, हस्तशिल्प, खेती, छोटे उद्योग, इनमें निवेश की जरूरत है। युवाओं को एक भविष्य दिखना चाहिए जो बंदूक से नहीं, काम से बनता है। छठा रास्ता, प्रदर्शिता। मणिपुर में बार बार इंटरनेट बंद किया गया। कर्फ्यू के दौरान पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया गया। जब सूचना बंद होती है तो अफवाहें फैलती हैं, झूठ फैलता है और हिंसा और भड़कती है। मीडिया की स्वतंत्र पहुंच जरूरी है, सूचना का प्रवाह जरूरी है। जो छुपाने की कोशिश होती है वही सबसे बड़ी समस्या बनती है। मणिपुर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह अभी भी लिखी जा रही है। हाँ, दर्द है, हाँ, जख्म है, हाँ, बहुत कुछ टूट चुका है, लेकिन कुछ उम्मीद भी है। 21 मार्च 2026 को 3 सालों के बाद दोनों समुदाय एक मेज पर बैठे। ये एक छोटा कदम है, लेकिन ये कदम है। जब दो दुश्मन बात करने के लिए बैठते हैं तो उसका मतलब है कि वे लड़ाई से थक चुके हैं, और थकान ही कभी कभी शांति की शुरुआत होती है। इतिहास गवाह है। नागालैंड, जहां दशकों तक खून बहा, आज वहां एक नाजुक शांति है। मिजोरम, जो एक जमाने में भारत का सबसे अशांत राज्य था, आज शांति का उदाहरण है। पंजाब, जो 1980 के दशक में आतंकवाद की आग में जल रहा था, आज समृद्ध है। इन सब में एक बात साझा थी, किसी न किसी मोड़ पर किसी न किसी नेता ने हिम्मत दिखाई, बातचीत की, माफी मांगी, रास्ता निकाला। मणिपुर में भी ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए चाहिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, ईमानदारी और सबसे जरूरी, न्याय। मणिपुर के लोग थके हुए हैं। वे बस एक ही चाहते हैं, अपना घर, अपना गांव, अपना स्कूल, अपनी जिंदगी। वे न मैतेई हैं पहले, न कुकीजों पहले। वे इंसान हैं पहले, और हर इंसान का हक है शांति से जीने का, इज्जत से जीने का। सवाल ये है कि क्या हम, भारत के नागरिक, उन्हें वो दिलाने के लिए आवाज उठाएंगे? क्या हम मणिपुर को भूल जाएंगे जैसे पहले भूलते रहे हैं? या इस बार हम याद रखेंगे, मणिपुर को ना भूलें? इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर करें। जागरूकता ही पहला कदम है। इंसाफ मांगते रहें।